फिल्म का आगाज एक जापानीज एथलीट के एक मशहूर स्कूल सेटोको में होता है। बारिश के दिन फुआ नामी एक स्टूडेंट छत पर खड़ा है जो कि एक केंडू मेजर है। इसके पास सामान से भरा एक बैग भी है जिसके साथ तलवार है। अचानक एक बिजली स्कूल के सामने एक बड़े पत्थर से टकराती है जो कि एक बड़ी रोशनी के साथ एक पुरस्कार तवानाई पैदा करती है। फुआ बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता है लेकिन वो इस तवानाई की वजह से ऊपर आ जाता है। एक साल बाद वही दिन आता है जब फुआ वहाँ से गायब हो गया था और वक्त के साथ साथ सब उसे भूल जाते हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टर ओई खड़ा है जो कि तीर अंदाजी का मेजर है। वो अपनी क्लास का एक बेहतरीन तालिब इल्म है। उसको अपने आप पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने लिए या अपने स्कूल के लिए कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाता। ओई की बचपन की दोस्त हरुका भी इसकी हम जमात है और वो हमेशा इसकी हौसला अफजाई करती है। एक आम दिन में वो बिजली दोबारा उसी चट्टान से टकराती है और उसके बाद तेज बारिश होती है जो सबको हैरान कर देती है क्योंकि कुछ देर पहले ही एक रोशन दिन था। बारिश की बूंदें जैसे ही बच्चों पर गिरती हैं वो खून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ सकें काफी ज्यादा तादाद में मक्खियां जमीन से निकलती हैं और तभी स्कूल के इर्द गिर्द की सारी इमारतें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह पर एक घना जंगल बन जाता है। फिर जैसे ही फुटबॉल के प्लेयर जंगल को घबरा कर देखते हैं तो रवायती लिबास में सामराई का एक ग्रुप जाहिर होता है और वो सबकी जानें लेना शुरू कर देते हैं। सारी जगह हंगामा मच जाता है और वो स्कूल के चारों तरफ फैल जाते हैं। हरुका और ओई अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और वो दुश्मन के हाथों पकड़े जाते हैं। दुश्मन उसकी हथेली काट देता है और उससे पहले कि वो उसे दोबारा नुकसान पहुंचाएं, कोटा उन्हें बचा लेता है जो कि केंडू क्लब का कप्तान है। वो एक अच्छा केंडू फाइटर होने के नाते वाहिद शख्स है जो उनके खिलाफ लड़ सकता है। तीनों एक महफूज कमरे में जाते हैं जहाँ हरुका ओई का हाथ रुमाल से बांध देती है और उस वक्त तक वहाँ रहने का इरादा करते हैं जब तक कि सब ठीक न हो जाए। लेकिन दुश्मन उन्हें ढूंढ लेता है। भागते हुए कोटा दुश्मन से लड़ने के लिए कहता है और ओई हरुका से तीरंदाजी के क्लब से हथियार लाने को कहती है। जब वो तीरंदाजी के क्लब में पहुंचती है तो वहाँ अपने दोस्तों और टीचर्स की लाशों को वहाँ पड़ा हुआ देखती है। ओई को जापानीज की तारीख और माजी के हीरोज में दिलचस्पी होती है। दुश्मनों के हथियारों का अंदाजा लगाते हुए कि ये सब तो ओके हजामा की जंग के जमाने के लोग हैं। ये सब कुछ बहुत अजीब है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल माजी में जा चुका है। जल्दी ही बचे हुए स्टूडेंट सारे इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी सलाहियतों के जरिए उन पर वार करते हैं। तीरंदाज तीरों से और मार्शल आर्ट वाले स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट से और बॉक्सिंग स्टूडेंट बॉक्सिंग से अपना दिफा करते हैं। एक मौके पे जंग फुटबॉल के मैदान में मुंतकिल हो जाती है। फिर जंग और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहीं पे एक दुश्मन लड़की पर वार करने लगता है और ओई उसको मारने के लिए तैयार होता है लेकिन वो सहम जाता है। तभी हरुका उस लड़की को बचा लेती है। वो ओई को थप्पड़ मारती है और कहती है कि घबराना छोड़ दे और कहती है कि एक आम तीरंदाज के मुकाबले में घबराना काबिले कबूल है लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने साथ अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। अचानक वो जनारा नामी एक नकाब पोश के आने पे हैरान हो जाते हैं। वो बच्चों को स्कूल का हवाला देते हुए किले पर जाने का कहता है। कोटा सबसे कहता है कि वो अपनी बुनियाद पर कायम रहें जबकि बच्चों की तादाद दुश्मन की तादाद से बहुत कम है। अचानक साइंस के टीचर और स्टूडेंट्स छत से आंसू गैस छोड़ते हैं और उनको भटका देते हैं। जनाडा जो जवाबी कार्रवाई करने लगता है तभी उसे एक सिपाही आकर कहता है कि एक फौज मेट्रो डेरिया के हमरा किले के करीब आ रही है। इन दोनों की एक साल से ज्यादा दुश्मनी है। यमारा जानता है कि उनके साथ लड़ना इसके लिए नुकसान का बाइस बनेगा, इसलिए वो अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म देता है लेकिन वहाँ के बच्चों को अगवा कर लेता है। बच्चे अपना और दूसरों का दिफा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सिर्फ कुछ ही बच्चों को बचा सकते हैं। चंद बच्चों को जरगमाल बना लिया जाता है जबकि दूसरे बच्चे उनका अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ पुरसुकून होने के बाद एक स्टूडेंट ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए स्कूल का जायजा लेता है। वो देखता है कि उनके स्कूल के अलावा सारी इमारतें गायब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद लॉर्ड मेस्टोडेरिया तवक्को के मुताबिक आता है। यमारा के फौजियों के बरअक्स इसके लोग पुरसुकून नहीं हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल कोर्ट में मुंतकिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं इस बात से बेखबर कि वो कहाँ हैं और इनके दोस्तों को कहाँ ले जाया गया है। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए ओई बोलता है कि उसको इनके माजी और कदीम जापानीज के वाकयात का अच्छे से पता है। उसको लगता है कि वो लोग किसी न किसी तरह 15वीं सदी से दाखिल हो चुके हैं जिसे संगुको दौर भी कहा जाता है। ओके हजामा की जंग होने वाली है जो कि जापान की अब तक की सबसे खतरनाक जंग है। जंग करने के लिए उन्होंने इनका स्कूल मरकज बना लिया है। लड़ाई ओडा कबीले और अमांगवा कबीले के दरमियान होगी। वो शख्स जिसने इन पर पहला हमला किया था यमाडा ओडा कबीले का एक शख्स था जो फौज की ज्यादा तादाद की वजह से जंग जीत जाएगा। मजीद ये कि जो शख्स इनको जरगमाल बनाए हुए है मेट्रोडेरा अमांगवा कबीले का इत्तेहादी था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंग हार गया था। मेट्रोडेरिया जापान के 3 अजीम लीडरों में से एक हैं जो मुल्क को जदीद शक्ल में ढालते हैं। अगर स्टूडेंट्स स्कूल में रुकते हैं तो वो जंग के बीच आ जाएंगे और वो मारे भी जा सकते हैं। वो सब खौफजदा होकर बगावत करने लगते हैं। कोटा सबको रोकता है। वो इन्हें कहता है कि जंग से पहले लिया गया कोई भी फैसला इनकी जानों को खतरे में डाल सकता है। वो कहता है कि उन्हें ओई को प्लानिंग करने देनी चाहिए क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। ओई पे सबकी उम्मीदों का दबाव होता है लेकिन वो हरुका की बात को सोचकर परेशान हो जाता है जो उसने उसे कुछ देर पहले की थी। वो और कोटा खुद को ग्रुप के लीडर के तौर पर मेट्रोडेरा के सामने पेश करते हैं क्योंकि इन दोनों का लड़ने वाले कबीले से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए मेट्रोडेरा ये सोचता है कि वो झूठ बोल रहे हैं।
वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो उनको मार दें। जब वो उन्हें मारने लगते हैं तभी ओई एकदम से कहता है कि वो मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैस्ट्रोडेरा का अपने सिपाहियों के किले तक जंगी सामान पहुंचाना है। ताहम ओडा फोर्स ने दुनिया के साथ राब्ता कायम करने के लिए स्कूल के सामने 2 कैंप बनाए हैं। ओई कहता है कि उन्हें दुश्मन की तवज्जो हटाने के लिए पहले कैंप पर हमला करना होगा और उसी दौरान सिपाही फौजी सामान की मुंतकली करेंगे। ओई को यकीन था कि इसका यह मंसूबा काम करेगा, क्योंकि उसने इसके बारे में तारीखी किताबों में पढ़ा है। मैट्सोडेर को यह मालूम है कि अगवा किए गए स्टूडेंट्स भी इसी कैंप में शामिल हैं, इसलिए ये न सिर्फ एक हमला होगा बल्कि ये उनके बचने का तरीका भी है। वो उनके साथ मुआहिदा करने पर राजी हो जाता है और वो ओई की अक्लमंदी पे उसे दाद देता है। ताहम स्टूडेंट्स को लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि मैट्सोडेरा खुद को इसमें मुलविस नहीं करना चाहता। काफी स्टूडेंट्स और क्लब्स के खिलाड़ी बहादुरी से इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो ओडा की 500 की तादाद वाली फौज के सामने फिर भी कम होंगे। हर कोई ओई के साथ जाने की तवक्को रखता है, लेकिन वो अपनी बुज़दिली से इन सब को हैरान कर देता है और उनको कहता है कि उसे वापस घर का रास्ता ढूंढने के लिए स्कूल में रहना होगा। और यहाँ अगवा किए गए स्टूडेंट्स को शेड में फेंक दिया जाता है। वहाँ लड़कों से खाने पीने के बगैर कई घंटों तक मेहनत मुशक्कत करवाई जाती है, जबकि वो लड़कियों से फायदा उठाते हैं। शाम में स्टूडेंट्स फुटबॉल के मैदान में एक जगह आग लगाते हैं और जंग के लिए तैयारी करते हैं। हारुका ओई से कहती है कि उसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं। वो चाहती है कि ओई अपने डर का मुकाबला करे और अपने दोस्तों के लिए जंग में जाए। काफी देर सोचने के बाद ओई हिम्मत करता है और इसकी बात पर इत्तेफाक करता है। यहाँ वो एक मंसूबा बनाता है और हर स्टूडेंट को ऐसा काम देता है जिनमें वो माहिर हैं। वो एक जगह का इंतखाब करता है जहाँ वो इकट्ठे हो सकें। अगर वो अलग हो जाते हैं तो पूरी रात सब जंग के लिए तैयारी करते हैं और सुबह होते ही दुश्मन के कैंप के लिए रवाना होते हैं। इसी दौरान अगवा किए गए स्टूडेंट्स के साथ ओडा के सिपाही बदसलूकी करते हैं। उन्होंने कल रात एक लड़की को घंटों ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। ओडा के सिपाही दोबारा 2 लड़कियों को लेने आते हैं। तभी अचानक ओडा कबीले का सरदार नोबुनागा वहाँ आता है और अपने सिपाहियों को मार डालता है और दावा करता है कि वो औरतों के साथ हैवानी सलूक करने की इजाजत नहीं देता, हालांकि वो जंग में है। बाद में इसके साथ टोयोटॉमी नामी एक सिपाही शामिल होता है। वो एक हरीफ कबीले के साथ ताल्लुक रखने के बावजूद उसका साथ देता है। टोयोटॉमी और शहंशाह मैट्सोडेरा के साथ दोस्ती का हाथ मिलाएंगे और वो तीनों जापान के अजीम लोग बन जाएंगे। वो जापान की तारीख के सबसे अजीम लोग हैं और इन्हें जंग में नहीं मरना चाहिए ताकि तारीख ऐसे ही रहे। जबकि एक स्टूडेंट ने अंदाजा लगाया कि वापस जाना मुमकिन है, क्योंकि उस पत्थर से टकराने वाली रोशनी ने इसका मकनातीसी निजाम बदल दिया था। अगर वो दोबारा इसे इस शिद्दत से मारने में कामयाब हो जाते हैं तो इम्कान है कि वो मुस्तकबिल में वापस जा सके। ये पता लगाने के बाद कि अगली बारिश कल दोपहर को है, वो बिजली की सलाखें इसके इर्द गिर्द बनाना शुरू कर देते हैं। सपोर्ट टीम का एक लड़का रेस्क्यू टीम को तलाश करने और इन्हें सपैर से पहले वापस आने की इतला देने के लिए रवाना होता है। तो इनका मंसूबा तब बर्बाद हो जाता है जब रेस्क्यू टीम पर टोयोटोमी और ओडा की फौज इन पर हमला कर देती है। लड़ाई के दौरान हारुका को सिपाहियों की जानिब से पकड़ लिया जाता है। ओई उस सिपाही को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डर जाता है कहीं तीर हारुका को ना लग जाए। जबकि कोटा इसकी कोशिश को देखते हुए उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर दुश्मनों की ओर से वार किया जाता है और वो हारुका को ले जा रहे होते हैं। ओई पहली बार वार करता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी भाग जाते हैं। वो अपने मकसद में नाकाम हो जाता है और हारुका को ले जाने और अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। रेस्क्यू टीम बेबस होकर वापस मैट्सोडेरा भागी और वहीं पर पनाह ले ली। मैट्सोडेरा ओई को कोटा की खबर पे रोते हुए देखता है। वो जापान को पुरअमन बनाने का वादा करता है और ओई को केंडू का फन सिखाना शुरू करता है। ओई बहुत पहले कोटा के साथ केंडू क्लब में हुआ करता था। वो इसको बड़े ध्यान से देखता है और रात के पैर इसकी ट्रेनिंग करता है। इसी दौरान हारुका को इसके दीगर दोस्तों के साथ शेड में फेंक दिया जाता है। जंगी सरदार जमाडा, जिसने इस पर पहला हमला किया था, वहाँ पहुँचता है और कैदियों को जिंदा देखकर खुश होता है। वो अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो फुवा है, वही स्टूडेंट जिसने उस पत्थर पर छलांग लगाई थी। वो एक साइकोपैथ है। वो पत्थर और उसकी ताकत के बारे में सब जानता है। उसने जानबूझकर इसे 15वीं सदी में दाखिल करने और माजी के बारे में अपने इल्म के साथ पूरी जापान तारीख को बदलने के लिए इसे इस्तेमाल किया। वो अपने पिछले स्कूल के साथियों को ऐसा देखकर उनका मजाक उड़ाता है और मुस्तकबिल में एक लीडर के तौर पर जाना चाहता है। इसकी बातों से लगता है कि वो अगर ऐसा करेगा तो जापान को एक बदतर जगह बना देगा। अगले दिन ओई की क़यादत में रेस्क्यू टीम फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उनके पास उनका खबरी पहुंचता है और उनको बताता है कि बारिश होने में सिर्फ 6 घंटे हैं, जो कि उनका माजी में वापस जाने का आखिरी चांस है। ओई ने सबको इकट्ठा किया और हमला शुरू कर दिया। उनकी टीम 3 ग्रुप्स में बट गई। पहला ग्रुप बेसबॉल टीम का ग्रुप था, जो कि सीधा कैंप पर कुछ ही दूरी से फटने वाले बॉल से हमला कर रहे थे। दूसरा ग्रुप एक कराटे ग्रुप के तौर पर बनाया गया था, जिनका काम कैंप के अंदर घुसकर हमला करना था। आखिरी टीम ओई समेत ज़हीन तरीन मेंबर्स पर मुश्तमिल है। इनका काम जंग पर नजर रखना, अपने साथियों की मदद करना और उनके पीछे जाना है। बेसबॉल टीम आखिर तक अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला करती है। वो इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मारे जाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इसी दौरान लीडर डू को कैंप की दूसरी तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया है। वो एक माहिर
तलवारबाज को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरा कराटे क्लब के लीडर को मार डालता है। अपने दोस्त की मौत से मुश्तइल होकर दूसरे ग्रुप का लीडर जमीन से उठता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वो आखिर में शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दुश्मनों को मारने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान पहली टीम के बचे हुए लोग कैंप में दाखिल होते हैं और दो स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं। बेसबॉल टीम के लीडर को तीर लगने से पहले वो बहुत खुश होते हैं, ये जानते हुए कि वो इस वार से नहीं बच पाएगा। उनका लीडर खुद को दुश्मनों के सामने खड़ा करता है ताकि उनके बाकी ग्रुप मेंबर्स हिफाजत के साथ भाग सकें। दूसरी जानब ओई और उनका तीसरा ग्रुप अगले शेड में दाखिल होते हैं और देखते हैं एक बहुत बड़ा हजूम दुश्मन का उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। उनका जीतना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वो फिर भी बेखौफ होकर उन पर हमला करते हैं और अपने बच जाने वाले साथियों को बचाते हैं, लेकिन हरुका को सिपाही ले जाते हैं। ओई इनका पीछा करता है और फुवा की फौज इसे घेर लेती है। तभी मेट्रो डेर अपने फौजियों के साथ आकर उसे बचा लेता है। इनके आने के बाद एक जंग शुरू हो जाती है और स्टूडेंट्स में लड़ने की और ज्यादा हिम्मत आ जाती है। अचानक फुवा एक पिस्टल निकालता है और ओई पर फायर करता है। मेट्रो डेरा इन दोनों के बीच आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। अपनी आखिरी सांसों के साथ वो ओई को अपनी तलवार देता है और इसे अपने इत्तेहाद के ख्वाब को पूरा करने के लिए नसीहत करता है। इसकी मौत का मतलब ये है कि फुवा अपनी तारीख को हमेशा के लिए बदलने में कामयाब हुआ, क्योंकि घर वापस जाने के लिए कुछ ही घंटे बाकी बचे थे। इसीलिए ओई हरुका से तमाम बच जाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल वापस ले जाने के लिए कहता है। ओई वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो फुवा को मारकर मेट्रोडेरा की मौत का बदला ले सके। और फिर ओई और फुवा आमने सामने होते हैं, जबकि टोयोटोमी फुवा की हिफाजत करता है। फुवा कहता है कि इसे जापान के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं और मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली लाने के लिए वो टोयोटोमी को मार देता है। फिर फुवा ओई के साथ लड़ाई शुरू करता है, लेकिन ओई अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। हरुका इसे बचाने के लिए वापस आती है, लेकिन फुवा उसकी टांग को जख्मी कर देता है। अचानक ओई को जंग में इसके अजीज जो मारे जाते हैं उनका ख्याल आता है और वो गुस्से से एक नई तरकीब के साथ फुवा पर हमला करता है और उसको मार डालता है। दूसरी तरफ देखता है कि टोयोटोमी अभी मरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि तारीख को दोहराने का अभी भी इम्कान है। ओई हरुका को बिजली गिराने से पहले स्कूल लाता है, ताहम वो मेट्रोडेरा की जगह लेने और जापान के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए वहीं रुकने का फैसला करता है। वो हरुका को गले लगाकर अलविदा करता है। फिर बिजली गिरती है और ओई अपने घोड़े से वापस माजी में चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब स्कूल अपनी रूटीन में आ जाता है, एक दिन हरुका ने एक मजमून पढ़ा जिसमें नौजवान मेट्रोडेरा की तस्वीर एक तारीखी मुकाम से मिलती है। उस तस्वीर में ओई ने वही रुमाल जैसी कमीज पहनी होती है जिसे जंग के दौरान इसने उसके हाथ में बांधी थी। उसके आंसू निकल आते हैं और वो खुश होती है कि ओई अपने मकसद में कामयाब हो गया है।